पोलिंग बूथ पर महिलाओं की लंबी लंबी कतार लगी हुई है। पोलिंग बूथ के बाहर वोट डालने के लिए खड़ी हुई महिलाओं के मन में क्या चल रहा है? ईवीएम का बटन दबाते हुए मुसलमान क्या सोच रहा है? क्या हिंदू इस बार बीजेपी के लिए एकजुट है? क्या बंगाल के हिंदुओं ने इस बार परिवर्तन का मन बनाया है? क्या पहले फेज में ही हर बूथ पर मोदी की लहर हावी है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। 152 सीटों का वोटिंग ट्रेंड क्या इशारा कर रहा है? क्या आज बंगाल में दीदी के खिलाफ वोट पड़ रहे हैं? बंगाल के पहले चरण की एक एक रिपोर्ट मैं आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। बंगाल चुनाव में पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो रही है। 8 घंटे में 152 सीट पर करीब 70% मतदान हो चुका है। 3 घंटे की वोटिंग अभी और बाकी है। बांकुरा और बीरभूम में 70% से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं। पश्चिमी मेदिनीपुर की बात करें तो 72%, पूर्वी मेदिनीपुर में 70% वोटिंग हो चुकी है। साउथ दिनाजपुर में 70% तो झारग्राम में भी 71% वोट पड़ चुके हैं। मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद में भी 70% वोट डाले जा चुके हैं। मालदा में अब तक 65% से ज्यादा वोटिंग हुई है। बीते 8 घंटे की पोलिंग में अलीपुरद्वार और कूच बिहार में 66% वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड हुआ है। दार्जिलिंग की बात करें तो 67% और जलपाईगुड़ी में 68% मतदान हुआ है। पश्चिमी बर्धमान में 67%, पुरुलिया और नॉर्थ दिनाजपुर में 66% वोट डाले जा चुके हैं। तो वोटिंग ट्रेंड ये बता रहा है कि ये लहर वाला चुनाव है। याद कीजिए, साल 2021 में भी जनता ने बड़ा क्लियर मैंडेट दिया था। इस बार भी या तो बीजेपी होगी या टीएमसी होगी। जनता जिसे जिताएगी वो एक तरफा जिताएगी। और अभी का वोटिंग ट्रेंड ये बता रहा है कि वोटर टर्नआउट 85 से 90% तक जा सकता है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राशिद किदवई सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ संदीप शास्त्री इलेक्शन एक्सपर्ट, हमारे साथ अक्षत गोयल सेफोलॉजिस्ट, साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट समीर चौगांवकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। अमिताभ जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत अमिताभ जी आपका भी। एक बार जल्दी से रीजन वाइज डेटा मैं दर्शकों के सामने रख दूं। अब तक किस रीजन में कितनी वोटिंग हुई है? 2021 के चुनाव के आंकड़े के साथ मैं ये आंकड़ा आपके सामने रखने जा रही हूं। चुनाव का वोटिंग प्रतिशत और इस बार का वोटर टर्नआउट क्या इशारा कर रहा है वो आपके सामने है। अलीपुरद्वार की बात करें तो अलीपुरद्वार में पिछले चुनाव में कुल 85.62% वोटिंग हुई थी और इस बार 1 बजे तक 60% मतदान हो चुका है, जो कि 2021 की वोटिंग का करीब 70% है। यानी कि अब करीब 3 घंटे का वक्त बाकी है। ऐसे में यह आंकड़ा 80% के पार जरूर जाएगा। कूच बिहार की बात करें तो 2021 में यहां पर 88.40% मतदान हुआ। आज 1 बजे तक यहां पर करीब 61% वोटिंग हो चुकी है। यह भी 2021 के वोटिंग ट्रेंड के मुताबिक आप देखें तब 68.72% इस बार का मतदाता ज्यादा जागरूक, ज्यादा वोकल दिखाई दे रहे हैं। जलपाईगुड़ी का आंकड़ा भी आपके सामने रख दूं। यहां पिछले चुनाव में 88.46% वोटिंग हुई थी। आज 1 बजे तक 61% वोट पड़ चुके हैं, जो कि 2021 में टोटल वोटिंग का करीब 69% है। दार्जिलिंग की बात करें जहां पर बीजेपी मजबूत है, 2021 में यहां पर 81% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। आज 1 बजे तक का आंकड़ा यह कहता है 63% मतदान हो चुका है और अभी वोटिंग ट्रेंड यह कहता है कि अभी और ऊपर की तरफ जाएगा। 74% है। आप 2021 के मुकाबले अगर आप देखें, कलिंगपोंग में भी पिछले चुनाव में 74.30% वोटिंग हुई थी। 1 बजे तक का आज का ये आंकड़ा 60% लोग मतदान कर चुके हैं और 2021 के मुकाबले ये करीब 80% है। तो चाहे आप नॉर्थ दिनाजपुर की बात करें, अलीपुरद्वार की बात करें, आप कूच बिहार की बात करें, जलपाईगुड़ी की बात करें, दार्जिलिंग कलिंगपोंग की बात करें, जंगल महल के इलाके की बात करें या मालदा की बात करें, वोटिंग प्रतिशत तेजी से बढ़ रहा है। इस बार मतदाता ज्यादा वोकल हैं और सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक एक रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी। मेदिनीपुर का वोटर क्या कह रहा है, मालदा में, मुर्शिदाबाद में जो महिलाएं वोट करने के लिए निकल रही हैं वो क्या कह रही हैं। मेदिनीपुर के इलाके में महिलाएं जब बदलाव की बात करती हैं, जब सुरक्षा का मुद्दा उठाती हैं, तो उनके मन में क्या होता है, एक एक रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले शास्त्री जी, सवाल यही कि ये बढ़ता हुआ वोट प्रतिशत क्या कहता है, ये ट्रेंड क्या दिखाता है? मुझे तो ये बढ़ता ट्रेंड एक ही बात दिखाता है कि इस देश में और इस राज्य में डेमोक्रेसी बहुत ही वाइब्रेंट रूप में चल रहा है। हायर वोटिंग टर्नआउट, इसके बारे में कोई आज तक रिसर्च प्रूव नहीं किया है कि आइदर
रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करता है या ऑपोजिशन को सपोर्ट करता है। दोनों उदाहरण हमें मिल सकते हैं, कहाँ हायर वोटिंग टर्नआउट से कोई नतीजा एक पक्ष की तरफ गया हो या विरोध पक्ष के गया हो। ये एक बात का तो ये जरूर संकेत है कि मतदार ज्यादा एक उम्मीद से वोटिंग कर रहे हैं, ज्यादा उत्साह से वोटिंग कर रहे हैं वो, क्योंकि हर एक क्षेत्र में देखिए मतदान की परसेंटेज ज्यादा दिखाई दे रही है। सो ये संकेत इस बात का स्पष्ट है कि वोटर, आज का वोटर वेस्ट बंगाल में जहां आज पोलिंग हो रहा है, वहां का वोटर ज्यादा उत्साह, ज्यादा इंटरेस्ट से वोटिंग में भाग रहे हैं। रशीद जी, झालमुड़ी में तीखा ज्यादा या संदेश में मीठा ज्यादा, ये किसे खाने को मिल रहा है? जी देखिए, आप जब झालमुड़ी खाएंगे तभी आपको संदेश खाने की ज्यादा इच्छा होगी। तो दोनों चीजें चलती है। देखिए, जैसा आप संदीप शास्त्री जी कह रहे थे कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत स्वागत योग्य चीज है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें। पिछली बार भी 82-83% वहां पर मतदान हुआ था, तो ये बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है। लेकिन मीनाक्षी, जब हम बात करते हैं तो हमें बड़ा एक बात को जिक्र करते हुए, उल्लेख करते हुए दुख होता है कि 27 लाख मतदाताओं को जो है मौका मिल रहा, उनमें से 139 लोगों को जो है ट्रिब्यूनल ने आज वोट डालने का मौका दिया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक बिल्कुल एक बड़ा उनका एक रिफ्लेक्शन है और उसके लिए उनको अगली बार हो सकता है कि चुनाव जो है बेहतर दशा में होकर 27 लाख मतदाताओं को वंचित करना जो मुझे लगा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राशिद जी, लेकिन इस बात के लिए तो शुभकामना दे दे इलेक्शन कमीशन को कि जितना शांतिपूर्ण मतदान, अभी दोपहर 3 बजे का वक्त हो रहा है, छिटपुट हिंसा की घटनाओं के अलावा कहीं बूथ कैप्चरिंग, कहीं फोर्स जैमिंग, कहीं इस तरीके की कोई घटनाएं सामने नहीं आई हैं सिवाय 1-2 छिटपुट घटनाओं के। इसके लिए आप बधाई देंगे इलेक्शन कमीशन को? जी मीनाक्षी, मुझे लगता है बधाई देना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। दूसरी बात, आप 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस को खड़ा करके, पूरे देश में जब चुनाव होता है तो 3.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस मैदान में होते हैं, यहाँ 2.5 लाख बंगाल में है। मैं इसको कोई इलेक्शन कमीशन का कोई श्रेय नहीं देना चाहूंगा। अगर वहां मतदान कम हो, मतलब इस तरीके का हिंसा कम हो रही है, तो वो दोनों राजनीतिक दलों ने एक दूसरे को पहचान लिया है कि अगर हम कुछ करेंगे तो दोनों को नुकसान होगा। वो जो डोमिनेंस की पॉलिटिक्स है उसका एक लंबा अध्याय है, वो उसका इलेक्शन कमीशन से कोई लेना देना नहीं है। सर, आपने यहाँ भी इलेक्शन कमीशन को कोई क्रेडिट नहीं दिया। समीर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर जी, आप क्या इलेक्शन कमीशन को कुछ क्रेडिट देंगे? 1-2 छिटपुट घटनाओं के अलावा वोटर्स अगर सजग होकर निकल पा रहे हैं, वोकल हो पा रहे हैं, मैं तो हैरान हूं सुबह से, क्योंकि लगातार जो हमारे संवाददाता रिपोर्ट दे रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम बहुल इलाका हो या हिंदू बहुल इलाका हो, महिलाएं कतार में हो या फिर फर्स्ट टाइम वोटर्स हो, बड़े खुलकर अपनी बात कर रहे हैं। और टीएमसी का वोटर तो हमेशा से करता है, इस बार बदलाव की बात करने वाला वोटर भी खुलकर बीजेपी की बात कर रहा है। इस बात को देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। बिल्कुल मीनाक्षी, अगर आप मुझसे कहोगे तो मैं चुनाव आयोग को 100 में से 100 नंबर दूंगा, और उसका कारण भी है देने का। देखिए, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया को निपटाया, जिस तरीके से तमाम विरोध के बाद ममता बनर्जी सरकार जिस तरीके से सहयोग नहीं कर रही थी, जिस तरीके से विरोध ममता बनर्जी की सरकार कर रही थी, उसके बाद चुनाव आयोग ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को लेकर बंगाल सरकार को फटकार लगाई। जिस तरीके से उन्होंने चुनाव आयोग कम समय बेहतर तरीके से निपटाया। उसके अलावा जो भय का माहौल बंगाल में हर चुनाव में रहता था कि जो वोटर निकलेंगे भारतीय जनता पार्टी को वोट देने या टीएमसी के विरोधी पार्टियों को, तो किस तरीके से हिंसा होती थी। तो मुझे लग रहा है कि इस बार जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था और जो चुनाव आयोग ने कहा था कि भाई भय से कोई भी वोट न, ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि भय के कारण कोई वोट डालने निकले, सबको मताधिकार का प्रयोग करने का उचित प्लेटफॉर्म चुनाव आयोग उपलब्ध कराएगा। और जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये भय बना भरोसे का चुनाव है, तो मुझे लग रहा है कि इस बार बंगाल की जनता बिना भय से भरोसे के लिए मतदान करने के लिए निकल रही है और बता रही है कि भाई हमें जिसको वोट देना है वहां पर जाके देंगे। कोई ये तय नहीं कर सकता कि हम अगर टीएमसी को पसंद नहीं करते तो हमारा वोट देने का अधिकार नहीं है। और जिस तरीके से अगर हम देखेंगे 2011 हो, 2016 हो, 2021 हो, टीएमसी ने जिस तरीके से हिंसा की, उसके पहले भी कम्युनिस्ट हिंसा करते थे, उसके बाद टीएमसी ने जो हिंसा संस्कृति अपनाई, मुझे लग रहा है कि इस बार चुनाव आयोग ने तय किया कि जब बंगाल के जो 6.5 करोड़ वोटर है वो बिना डर के, बिना भय के वोट करे। और मुझे लगता है इसके लिए चुनाव आयोग बधाई का पात्र है। जी अमिताभ जी, अब जो मैं आंकड़े सामने रख रही थी और वोट परसेंटेज बता रही थी कि किस क्षेत्र में कितना वोट परसेंटेज किया है, अलीपुरद्वार, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और कलिंगपोंग से ज्यादा इंटरेस्ट मुझे नॉर्थ दिनाजपुर और साउथ दिनाजपुर में है।
अभी तक का जो प्रतिशत है यहाँ पर 60 और 63, नॉर्थ दिनाजपुर में 60% मतदान हो गया दोपहर 1 बजे तक, और साउथ दिनाजपुर में भी 63% तक मतदान हो गया है। 2021 से ही अगर हम इसमें तुलना करें तो अभी भी इतने 2 घंटे का समय अभी भी बाकी है, और 71 और 72% वोटिंग यहाँ पर हो चुकी है। मैं 2021 की तुलना करते हुए कह रही हूँ, क्या कोई रिफ्लेक्शन इसमें दिखाई देता है? क्या वोटर टर्नआउट, क्या वोटर्स की ये जो मानसिकता उनके सजगता में दिखाई देती है कि परिवर्तन के लिए है, किसी श्योरिटी के लिए है, भरोसे वाला चुनाव है या भय वाला चुनाव है? देखिए, वोटर टर्नआउट आपको एक एंगल समझना होगा, क्योंकि पिछली बार के कंपैरिजन में वोटरों की संख्या कम हुई है ना। लगभग मुझे लगता है कि 51-52 लाख कम हुई है। तो पिछली बार अगर 81% वोटर टर्नआउट था, तो इस बार 85-86% जब हो जाता है तो ज्यादा वोट पड़ते हैं पिछली बार के कंपैरिजन में। और ऐसा प्रतीत होता है अभी तक के वोटिंग पैटर्न से कि 85-86 ये क्रॉस कर सकता है, क्योंकि 2 घंटे की वोटिंग अभी भी बाकी है। दूसरी बात हमें देखनी पड़ेगी किस क्षेत्र में कितना वोटिंग हो रहा है। शास्त्री सर ने कहा जरूर है कि भाई आप कोई ट्रेंड इसका अनुमान नहीं लगा सकते कि वोटिंग बढ़ रही है तो वो किसके पक्ष में जाएगा। लेकिन इस 152 सीटों में 4 जोन है। अब एक जलपाईगुड़ी जोन जो है वो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है, वहां पे वोटिंग ठीक ठाक है, वहां कोई खास उतना एडिशन की गुंजाइश नहीं है बीजेपी के लिए। जो मालदा जोन है, जो नॉर्थ दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर और मालदा जिला है, वहां पर वोटिंग अच्छी खासी हुई है। वहां पर मुस्लिम समाज की आबादी ज्यादा है और वहां पर ममता बनर्जी को अपनी सीट्स रिटेन करनी पड़ेगी अगर उन्हें यह चुनाव जीतना है। तो सबसे इंटरेस्टिंग जो आप आंकड़े दिखा रही हैं उसमें मेदिनीपुर क्षेत्र का इलाका है, उसकी टर्नआउट है, उसका टर्नआउट सबसे ज्यादा 70% से ऊपर मुझे दिख रहा है, जो झारग्राम, पुरलिया और पश्चिम और उत्तर मेदिनीपुर है। मेदिनीपुर वो क्षेत्र है, शुभेंदु अधिकारी का क्षेत्र है, यहाँ पर मुस्लिम आबादी सबसे कम है। यहाँ पर भी पिछली बार ममता बनर्जी 33 सीटें और बीजेपी 23 सीट जीतने में कामयाब थी। बस एक छोटी सी, क्योंकि सर आपने मेदिनीपुर की बात की तो ये क्योंकि आंकड़ा है मेरे पास, पश्चिमी मेदिनीपुर में 88.39% 1 बजे तक की वोटिंग है, और पूर्वी मेदिनीपुर में इसके मुकाबले कम है, 62.90% 1 बजे तक की वोटिंग का अभी तक आंकड़ा आया है मेरे पास। जी, आप अपनी बात कर। तो ये मेदिनीपुर क्षेत्र है कि अगर भाजपा को यहाँ पर 100 सीटें जीतनी है, अगर उनका लक्ष्य है, तो यहीं पर उनको इन 56 में से 40-45 सीट जीतनी होगी। और यहाँ पर अगर टर्नआउट बढ़ रहा है तो यहाँ पर जरूर जो भरोसा वर्सेस भय जो आप बात कर रही हैं, जो सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती हुई है, इसका मतलब है कि भरोसे के ऊपर जो है ज्यादा हिंदू वोटर बाहर निकला है, और एक परसेप्शन शायद उसको दिख रहा है कि बंगाल में इस बार बदलाव की लहर है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मेदिनीपुर क्षेत्र में निकल के आया है। और ये क्रूशियल हो सकता है ओवरऑल रिजल्ट के लिए, क्योंकि यहीं पर बीजेपी को जो है वो लीड यहाँ पर लेनी है। बर्धमान में भी आप कह रही हैं शायद कि बीरभूम, बोलपुर में भी टर्नआउट बढ़ा है, यहाँ पर भी बर्धमान जिले में पिछली बार की कंपैरिजन में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करने की अपेक्षित है। इस चर्चा को सर हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। आज चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दूसरे फेज के मतदान के लिए चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं, कृष्णानगर में भी उन्होंने रैली की। बंगाल की पब्लिक वोट करने के लिए निकल रही है और बिना डर के वोट करने के लिए निकल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार मीठे के साथ झालमुरी होगा। नादिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की और बंगाल जीतने का दावा किया। बंगाल विजय को लेकर इस बार मोदी बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस क्यों है, उनके इस बयान से समझिए। देश में जहां जहां भारी मतदान हुआ है वहां बीजेपी को प्रचंड विजय मिली है, प्रचंड विजय मिली है। कमल खिलना तय है। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। वैसे मैंने सुना है कि झालमुरी ने भी
कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुरी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। साथियों, यहां तो टीएमसी के विधायकों, मंत्रियों, लोकल नेताओं और इनके सिंडिकेट के खिलाफ इतना गुस्सा है कि कई जिलों में टीएमसी का खाता तक नहीं खुलेगा। ये जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं अक्षय जी, झालमुरी मैंने खाई और मिर्ची विपक्ष के नेताओं को लगी, तो मैं तो ये जानना चाहती हूं कि इतना कॉन्फिडेंस क्यों है। पहली बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, उन्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि ये लहर वाला चुनाव है और इस बार लहर बीजेपी के पक्ष में है? देखिए, जब आज के दिन ये बंगाल के एक फेज के अंदर वोटिंग चल रही है, तो पहली बात, कोई भी अगर पॉलिटिशियन जाएगा, कैंपेनिंग करेगा अपनी अपनी पार्टी के लिए, तो उनको कॉन्फिडेंट, तो उनको अपने ऊपर एक ओवरऑल भरोसा दिखाना ही पड़ेगा कि जो भी आज वोट पड़ रहे हैं हमारे ही पक्ष में पड़ रहे हैं, हमारे ही लोग अच्छा कर रहे हैं। तो पहला तो ये वाला सवाल आता है। दूसरा, पिछली बार से आप देखे होंगे बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी काफी चेंज करी है। जो ये कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, तो पिछली बार बीजेपी चुनाव में सीएम को डायरेक्टली टारगेट करती थी। जो उनका कैंपेन था 2 मई दीदी गई, इस बार वो लोग दीदी को टारगेट ही नहीं कर रहे। इस बार वो लोग टीएमसी, गुंडागर्दी, लोकल लेवल पे जो इशू है, करप्शन है, तो पूरा का पूरा कैंपेन उसका उसी के अराउंड है। उसी को लेके उनको लग रहा है कि हम लोग जिस तरह की जितनी बार इस टाइप की बातें करेंगे उतना हम लोग को फायदा मिलेगा। इसीलिए कोई भी आ रहे हैं, पीएम मोदी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, वो सिर्फ इसी टाइप की बातें कर रहे हैं कि जो भी पक्ष बनना है, जो भी यहाँ पर अभी ये ग्राउंड में एक ओवरऑल माहौल चल रहा है, हमारे ही लिए ये सब अच्छा हो रहा है। यहाँ पर ये एक तस्वीर जो है वो भी दर्शकों को देखनी चाहिए कि बीजेपी इलेक्शन किस तरह से लड़ रही है और कितनी ताकत के साथ लड़ रही है। शास्त्री जी, एक तस्वीर है, गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो खुद पहुंच गए अपनी टीम के बीच में। उनका ये वॉर की तरह से चुनाव लड़ने का जो तरीका है वो इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है। हर एक सीट में मैन टू मैन मार्किंग करके सेंट्रल फोर्सेस के जरिए डर का वातावरण खत्म हो, एक भरोसे का वातावरण पैदा हो कि अगर बीजेपी का भी कोई वोटर है तो वो डरे ना, सीधे पोलिंग बूथ तक पहुंचे। वो मैनेजमेंट इस वक्त अमित शाह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीनाक्षी जी, बीजेपी का जो इलेक्शन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है वो पिछले 12 सालों से हम देख रहे हैं किस तरह से वो उन्हें एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव उनको जीतने को मिल रहा है। यहाँ पे गृह मंत्री काफी दिन से है और उन्होंने कहा कि दूसरे चरण मतदान तक वो वेस्ट बंगाल में रहेंगे। सो उनके लीडरशिप में एक कैंपेन राज्य में हो रहा है। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि बीजेपी का वेस्ट बंगाल में कैंपेन सेंट्रल लीडरशिप के डायरेक्शन पे हो रहा है। उनके एक लीडरशिप, इनके वो एक स्ट्रैटेजी के पीछे हो रहा है और लोकल लीडर्स जो हैं वेस्ट बंगाल में बीजेपी के, वो सेंट्रल लीडर्स के डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। तो उनका स्ट्रैटेजी क्लियरली ये रहा है कि सेंट्रल लीडरशिप जो एक सपोर्ट राज्य में ला सकता है, सेंट्रल लीडरशिप की छवि क्या है, उसके आधार पे हम यहाँ पे हमें वोट मिले। सो इस बात को देखना पड़ेगा कि एक स्ट्रॉन्ग लोकल फेस के बिना क्या बीजेपी अपने सेंट्रल लीडरशिप के आधार पे एक चुनाव में एक अच्छा रिजल्ट ला सकता है। पिछली बार भी ये विषय था, इज इट नेशनल वर्सेस लोकल, ये प्रश्न काफी संदर्भ में आया है और इस बार भी ये प्रश्न आएगा। और मुझे लगता है कि जिस तरह से बीजेपी के सेंट्रल लीडर्स ने वेस्ट बंगाल में समय का एक इन्वेस्टमेंट किया है,
वो इसी एक कारण से किया है कि वो सर आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ठीक कह रहे डिविडेंड हैं। में बदले समय का जो और सबसे वो बड़ा डिविडेंड हो इन्वेस्टमेंट है राज्य में वो बिके। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में किया है। 15 दिनों तक वो कहीं नहीं जाने वाले, 27 तारीख तक वो वहीं पर रहने वाले हैं। हर क्षेत्र में संगठन के अंदर वो भाव पैदा हो कि हम भी जीत सकते हैं, हमारी भी ताकत एक विजेता की ताकत हो सकती है और पश्चिम बंगाल में ममता दीदी को भी हराया जा सकता है। ये भाव अमित शाह के रहने से बीजेपी में पैदा हुआ है, वो संगठन में भी दिखाई दे रहा है, कार्यकर्ताओं में भी दिखाई दे रहा है। जंगल महल की हम बात कर लेते हैं। जंगल महल के झारग्राम में बम्पर वोटिंग हो रही है। झारग्राम के अंतर्गत आने वाली 4 सीटों पर जो वोटिंग का प्रतिशत भी है वो भी जबरदस्त रहा है। अभी 1 बजे तक की वोटिंग में 65.31% यहां पर वोट डाले जा चुके हैं। पिछली बार चारों सीटें ऐसी हैं जो टीएमसी ने जीती थी, लेकिन इस बार जनता का रुख किधर है? झारग्राम से हमारे संवाददाता ओंकार सरकार अलग अलग पोलिंग बूथ पर घूम रहे हैं, वोटर्स का मन टटोल रहे हैं। ये रुझान किधर है ये आप भी समझे। इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं झारग्राम जिले के गोपीबल्लभपुर विधानसभा क्षेत्र में, और ये सालबोनी इलाका है, और सालबोनी इलाके में यहाँ पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। फिलहाल पेड़ के नीचे जितने भी वोटर है वो इंतजार कर रहे हैं अपने मतदान के लिए। यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? चित्तरंजन माधव। अच्छा, तो कैसा क्या देख रहे हो अभी फिलहाल? शांतिपूर्ण वोट, शांतिपूर्ण वोट हो, शांतिपूर्ण। हाँ। बंगाल के विकास के लिए आप वोट डाल रहे हो, क्या चाहिए, क्या लगता है आपको? विकास चाहिए। विकास चाहिए, क्या मतलब सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, क्या चाहिए? रोजगार, बिजली, पानी सभी चाहिए। क्या नाम हुआ? राजकुमार माधव। क्या करते हो आप? हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हो, तो आप नया पीढ़ी से आते हो, क्या लगता है आपको क्या चाहिए बंगाल के लिए, आपके झारग्राम के लिए क्या चाहिए? तो नया ऐसा ही चाहिए। अच्छा, मतलब बंगाल का स्थिति कैसा है, आपको क्या नजर आ रहा है? तो आप तो नए पीढ़ी से आते हो, रोजगार चाहिए, क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, भविष्य चाहिए। तो रोजगार क्या झारग्राम में नहीं है अभी? अभी तो फिलहाल नहीं है। अच्छा, लोग क्या काम करते हैं यहाँ पर? यहाँ पर बाहर जाकर काज कर रहा है, अलग राज्य का चाहिए। अच्छा, वोटर काफी चुप सा है और वोट डालने के लिए फिलहाल यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। लंबी लंबी कतारें भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या अच्छा, झारग्राम का अगर वोटर चुप है तो वो चुप क्यों है? एक तो ये हो सकता है कि उसे बताने में डर है कि समस्या क्या है, या अगर बदलाव के लिए ये वोट डाला जा रहा है, या फिर वो बहुत ही समझदारी से अपना वोट सिक्योर करके चल रहा है, वो कोई रिफ्लेक्शन नहीं देना चाहता। बहरामपुर की अगर बात कर ले, वहां पर भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो रही है। भीषण गर्मी के बाद भी बड़ी संख्या में लोग पोलिंग सेंटर पहुंच रहे हैं। बहरामपुर जो कि कांग्रेस की जो चुनिंदा सीटें हैं जहां पर वो जीत सकते हैं, उनमें से एक सीट है बहरामपुर ही। वहां पर वोटर्स का मूड क्या है? वो बदलाव चाहते हैं, वो कांग्रेस के साथ खड़े होना चाहते हैं, टीएमसी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो उन्हें पसंद है, या फिर इस बार झालमुड़ी के स्वाद के साथ बीजेपी के साथ वो जाना चाहते हैं? उनसे बात की हमारे संवाददाता हुसैन रिजवी ने। इस वक्त हम बहरामपुर के बूथ नंबर 57 पर हैं। कुछ लोग हैं, जरा उनसे बात करते हैं। भाई, वोट देने के लिए जब घर से निकले आज सुबह सुबह, तो क्या जोड़ घटाव किया, कैसे तय होगा और क्या क्या उम्मीदें हैं इस बार? हमारा जो ये बूथ है ना, एरिया पूरा भागपुरी, ये अलग किस्म के लोग माने इधर रहते हैं, शांति प्रिय लोग है। तो इधर ना एकदम शांति नीति से इधर वोट होता है, जो जिसको मर्जी चाहता है उसको देता है। कोई इधर दीदी कैसी लगती है? दीदी एक नंबर है, इधर दीदी जीतेगा। बीजेपी इधर नहीं है। अच्छा, इधर नहीं है। आपका नाम दादा? फिरोज। फिरोज, तुमने क्या सोच के वोट किया भाई? हमने तो क्या चल रहा था, मैंने बताओ जरा। कुछ नहीं, चेंज होगा या कंटिन्यू रहेगा? कंटिन्यू रहेगा, ये दीदी का सरकारी रहेगा। क्या करते हैं आप? हाउस वाइफ। अरे वाह, बहुत उम्दा। तो क्या सोचने, क्या इरादे से निकली आज वोट करते वक्त? क्या क्या जोड़ा घटाया आपने? वोट देंगे और क्या। वोट फॉर व्हाट? फॉर चेंज और कंटिन्यूटी? पतिदेव क्या करते हैं आपके? फार्मेसी है हमारे। अरे वाह, बहुत उम्दा। तो जरा बताइए कि क्या 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 जोड़ा घटाया आपने, क्या सोचा है, क्या उम्मीदें हैं? दीदी कैसी लगती है? अच्छा, चलिए बताइए। बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, दीदी को कंटिन्यू देख रहे हैं आप या चेंज हो रहा है? चेंज भी हो रहा है, सब देख रहे हैं। जब घर से निकली तो रुमकी बीबी ने क्या सोचा, कैसे वोट किया जाएगा?
क्या क्या मन में चल रहा था, बताएं जरा कुछ। क्या बताओ। हाँ। दीदी कैसी हैं? अच्छी है। तो दीदी को कंटिन्यू करना है कि बदलना है, इस बार कुछ चेंज करना है? चेंज हमें माने बोलते अच्छी नहीं। दीदी कैसी है? दीदी भी बहुत ही अच्छा, और जो आने वाला बीजेपी वो अच्छा है। अच्छा, तो आने वाला कौन है? आने वाला जो भी आएगा वो भी हम लोगों के लिए अच्छा ही होगा। ठीक है दीदी, धन्यवाद। वोट कराए? अच्छा अच्छा, क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? मैडम टूटुल खान है। टूटुल खान। टूटुल खान। जी। टूटुल खान क्या करते हो भाई? हम तो एक बिजनेस करते हैं। यही बहरामपुर में चल रहा था। हाँ। तो टूटुल आज जब घर से निकले वोट के लिए, हाँ, तो क्या सोच के निकले हो, क्या करने का इरादा है? देश के आगे बढ़ने के लिए जो करना, देश को आगे बढ़ाना, बहरामपुर को आगे बढ़ाना, तो इसके लिए चेंज की जरूरत है या कंटिन्यूटी की जरूरत है? देखिए जो अभी जो माहौल है ना, हम लोग एक साथ रहना चाहते हैं। कुछ कुछ पार्टी ऐसे है जो हम लोग का माहौल खराब कर देता है। अच्छा, तो इसलिए एक पार्टी हमको कंटिन्यू चाहिए हमको। अच्छा, कंटिन्यू करना है। बहरामपुर में चेंज करना है? नहीं, बहरामपुर में जो है वही। दीदी रहेगा या चेंज होगा, परिवर्तन हो रहा है? दीदी थकवे रहेगा। आप जरा इस पूरे रिएक्शन को, जो अभी हुसैन बात कर रहे थे, फिरोज नाम के व्यक्ति हैं, वो ये कह रहे हैं कि दीदी अच्छी है। एक और व्यक्ति हैं, वो ये कह रहे हैं कि दीदी भी अच्छी है, अगर बदलाव होता है तो वो भी अच्छा है, जो आएगा वही अच्छा है। मैं एक छोटा सा रिएक्शन अमिताभ जी इस पर लेना चाह रही हूँ। यहाँ कांग्रेस की बात बहरामपुर में अभी भी किसी ने नहीं की। अभी भी सिर्फ दीदी की बात हो रही है, बीजेपी की बात हो रही है। बहरामपुर से भी अगर अधीर रंजन चौधरी नहीं सीट निकालेंगे तो कहां से निकाल सकती है कांग्रेस? देखिए, अगर हम और आप वहां के वोटर हैं तो उस पार्टी को क्यों वोट करें जिसकी सरकार बन नहीं रही, जिसको 5 सीटें भी नहीं आ रही हैं। तो ये तो वोटर सोचेगा ना कि अगर हम कांग्रेस का एमएलए चुन करके भेजते हैं, और खास करके अधीर रंजन चौधरी को अगर चुन करके भेज दें, जिनका ममता बनर्जी के साथ 36 का आंकड़ा है, तो उनके विधानसभा का तो विकास होगा ही नहीं अगले 5 साल तक। तो वोटर भी देखता है ना कि भाई लेफ्ट और कांग्रेस ये 3-4 सीटों से ज्यादा जीत नहीं सकती हैं। टक्कर जो है वो टीएमसी और बीजेपी के बीच में है, तो अपना वोट क्यों वेस्ट करें। अच्छा, बंगाल में एक एक वोट के लिए कितनी मारामारी है, उसकी एक और तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। कई जिलों से झड़प की, मारपीट की, हिंसा की भी तस्वीरें सामने आई हैं। मुर्शिदाबाद में टीएमसी और हुमायूं कबीर की पार्टी के बीच में हिंसक झड़प हो गई, पथराव हुआ, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी हो गई। साउथ दिनाजपुर के कुमारगंज में मतदान के दौरान बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया। शुवेंदु सरकार के साथ मारपीट का मामला सामने आया। दक्षिण सीट से बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल हैं, उनकी कार पर भीड़ ने हमला कर दिया। अब बीजेपी के अगर बड़े चेहरों को भी डराने की, धमकाने की कोशिश हो रही है, फिर आप ये कहें कि इतना केंद्रीय बल क्यों लगा दिया गया, तो फिर ये तस्वीर देखकर बात समझ में आएगी कि केंद्रीय बल की क्यों आवश्यकता थी। सिलीगुड़ी की तस्वीर आप देखें, बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता यहां पर भिड़ गए। इसके अलावा कूच बिहार और आसनसोल में भी वोटिंग के दौरान जमकर बवाल हुआ। आसनसोल दक्षिण में बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की कार पर पथराव हुआ। इसमें अग्निमित्रा पॉल की कार के पिछले हिस्से का शीशा पूरी तरह टूट गया। यह वारदात आसनसोल दक्षिण के रहमत नगर के पास हुई। अग्निमित्रा पॉल जब यहां एक मतदान केंद्र का दौरा करने के बाद लौट रही थी, तभी उनकी कार पर पीछे से पत्थर फेंके गए। कार में पीछे बैठे हुए लोगों को चोट भी आई। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि इस तरह ममता चुनाव नहीं जीत सकती। अभी रहमत नगर में आए, बगल वाला एक बूथ है, उसमें एक बिल्डिंग में बहुत सारा बूथ है, उधर देखे, सुपरवाइज किए, सब ठीक ठाक है। निकल गए, फिर रास्ता उधर से घुमा के इस बूथ में, ये बूथ, इसमें बहुत सारा बूथ है, इधर आए, सुपरवाइज किए। जब निकले यहाँ से, अचानक से पीछे से एक बड़ा सा पत्थर आके गाड़ी का पूरा पीछे का कांच तोड़ दिया। मेरा सेक्रेटरी पीछे बैठा हुआ था, उसका लगा, सिक्योरिटी का लगा, हम सामने में थे तो मेरा लगा नहीं। लेकिन ये क्या बदतमीजी है, क्या बदतमीजी है ये। माने मुसलमान ममता बनर्जी का पैतृक संपत्ति है क्या? भाजपा उनसे मिल नहीं सकते, उनको वोट नहीं मांग सकते, उनके लिए काम नहीं कर सकते, ये नहीं चलेगा। ममता बनर्जी, किन लोगों ने पथराव किया, क्या जानकारी मिली है? शेखू और शब्बीर, ये टीएमसी के
पाला हुआ गुंडा है। हमारे पास जो खबर है ये पुलिस देखेगा, सेंट्रल फोर्स देखेगा। इससे पहले आसनसोल में बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी पुलिस ने रोक दी। इसके बाद बीजेपी उम्मीदवार की पुलिस अधिकारियों के साथ भी तीखी बहस हुई। पुलिस अधिकारियों का कहना यह था कि चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक किसी भी प्रत्याशी के साथ 3 से ज्यादा गाड़ियां नहीं हो सकती। वहीं बीजेपी उम्मीदवार का कहना यह है कि उनके साथ केवल 2 गाड़ियां थी। ये जो बहसबाजी हुई है उसकी भी तस्वीर आपके सामने है। अब आप राशिद जी, अब आप मानेंगे कि क्यों सीआरपीएफ की जरूरत है, क्यों सीआरपीएफ के सारे बल की जरूरत है? मीनाक्षी, देखिए एक गंभीर समस्या है और उसको मैं क्योंकि मैं रिपोर्टर रहा हूं बहुत समय तक, आपको बताता हूं। देखिए, सेंट्रल फोर्सेस की जहां तक बात है, ये एक ऑप्टिक्स, इलेक्शन कमीशन कह रहा है, भाजपा कह रहे हैं, हम स्टूडियो में कह के खुश हो रहे हैं कि 2.5 लाख जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ये सब, इसका कोई बहुत ज्यादा ग्राउंड के ऊपर असर नहीं पड़ता है। और उसका कारण ये है कि हमारी जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो व्यवस्था है उसमें राज्य का लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, उसको बहुत ज्यादा पावर दी है। एक एसडीएम लेवल का आदमी जो होता है या एक जो नायब तहसीलदार होता है मीनाक्षी, उसके पास पावर होती है, अथॉरिटी होती है, संवैधानिक अथॉरिटी है उसके पास कि वो पैरामिलिट्री फोर्सेस को कोई दिशा निर्देश दे या न दे। किसी स्थिति में जहां फायरिंग करनी हो, लाठीचार्ज करना हो, किसी भी तरीके का, या इवन पोलिंग स्टेशन के अंदर बुलाने का भी अधिकार जो है वो उसको होता है। और ये बात तमाम चुनाव में होती है, बात भाजपा को भी पता है। लेकिन एक बस जो अभी हमारे मित्र समीर चौगांकर कह रहे थे कि 100 में से 100 नंबर देंगे, वोट पे भी उनको होता है कि 90 में से 100 में से 120 वोट जो है भाजपा को मिल जाएंगे। अब ऐसी अगर मनोस्थिति है तो उसका कोई इलाज नहीं है। चुनाव देखिए एक तरीके से होता है और चुनाव का जो एक हमारे यहाँ व्यवस्था है और वो व्यवस्था ठीक नहीं है, मैं ये बात मानता हूं, लेकिन उसी हिसाब से हर जगह चुनाव होगा। पैसे की रेल पेल होती है, ये भी आप जानती है, जो जोर जबरदस्ती का माहौल होता है वो भी होता है, जो जिस तरीके का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का दुरुपयोग होता है मुझे वो भी बात होता का है। जवाब दें, जोर जबरदस्ती का माहौल है, डर का माहौल है, तो इस डर के माहौल को खत्म करने के लिए कोई भी एजेंसी क्या कर सकती है? पुलिस लगा सकती है, सुरक्षा बल को तैनात कर सकती है। पैरामिलिट्री फोर्सेस का हवाला दे रही है मीनाक्षी, मैं आपसे फिर आपके माध्यम से इंडिया टीवी वालों को, देखिए उसका एक लिमिटेड रोल होता है, उनका एक मैंडेट होता है और वो मैंडेट जो है वो डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है उसके ऊपर अथॉरिटी होती है। उसको वो पैरामिलिट्री फोर्सेस सरपास नहीं कर सकती कि उसका कमांडेंट ओवर रूल कर दे डीएम को या एसडीएम को या नायब तहसीलदार को। ये आपको व्यवस्था समझनी होगी। समीर जी, आप एक रिस्पॉन्ड दे दें, उसके बाद फिर मैं एक और तस्वीर मुर्शिदाबाद के सामने रखना चाहती हूँ। समीर जी, देखिए मीनाक्षी, बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमने देखे कि किस तरीके से ममता बनर्जी ईडी जब जांच करने जाती है आईपैक के, तो किस तरीके से ममता बनर्जी उनको धमकाती है और सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर चली जाती है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी जो आज कल टिप्पणी की वो सबको पता है। और पिछले 2021 के चुनाव में जो बंगाल के चुनाव प्रभारी थे कैलाश विजयवर्गीय, उनको किस तरीके से घेरकर मारने की कोशिश की गई थी कि प्रधानमंत्री मोदी को फोन करना पड़ा था और अमित शाह को, डीजीपी को फोन करना पड़ा था। तो मुझे लग रहा है कि बंगाल की जो हिंसा की संस्कृति कांग्रेस से लेफ्ट में आई, लेफ्ट से जो टीएमसी में आई है, और ममता बनर्जी जिस तरीके का जो सिंडिकेट जिस तरीके से हिंसा करता रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इस बार बहुत जरूरी था कि जनता को मतदान के लिए बिना भय के आने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। और चुनाव आयोग ने इसकी पूरी व्यवस्था की है कि किसी भी तरीके से कोई किसी का डर न रहे, भय न रहे, कोई मतदान करने आता है तो आके अपने जिसको वोट देना वो देकर जा सके। तो मुझे लग रहा है कि बहुत जरूरी था बंगाल के अंदर। इतना होने के बाद भी अगर कुछ खबरें आ रही है कि हिंसा और कुछ छिटपुट मुठभेड़ हो रही है, तो मुझे लगता है जरूरी था। जिस तरीके से ममता के शासन में बंगाल की पुलिस का राजनीतिकरण हुआ है कि चुनाव आयोग को तमाम बड़े अधिकारियों के साथ साथ कई निचले स्तर के अधिकारियों को भी ट्रांसफर करना पड़ा है। तो मुझे लग रहा है कि चुनाव आयोग की देखरेख में इस बार निष्पक्ष चुनाव होने जा रहे हैं। कौन किसको वोट देगा, किसकी सरकार बनेगी, 4 मई को तय होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इतना बड़ा सर, एक रिपोर्ट में अभी और दिखा रही हूँ, मुर्शिदाबाद की रिपोर्ट है। उसके बाद एक बार मैं आप सभी मेहमानों से ये जानना चाहती हूँ कि ये जिन 152 सीटों पर मतदान हो रहा है, वहां पर बीजेपी का या टीएमसी का आंकड़ा कहां तक पहुंच सकता है? मुर्शिदाबाद की तस्वीर में पहले रख दूं दर्शकों के सामने। हुमायूं कबीर का गढ़ माने जाने वाला मुर्शिदाबाद मुस्लिम बहुल इलाका, हुमायूं की एजेयूपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में जबरदस्त बवाल की तस्वीर सामने आई। नाउदा विधानसभा क्षेत्र में दोनों दल के कार्यकर्ताओं के बीच पत्थर चले, लाठियां चली, पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस के पसीने छूट गए। हंगामा इतना बढ़ा कि कार्यकर्ताओं को वहां पर लाठी मार के खदेड़ना पड़ा। दोनों तरफ से पत्थरबाजी की भी तस्वीर सामने आई। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के जिन 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें रेसी नगर के अलावा दूसरी सीट नाउदा की है।
बवाल नावदा में हुआ। यहाँ पर कल बम फेंके गए थे, उसके बाद से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ था। आज सुबह जब हुमायूं कबीर यहाँ पर पहुंचे तो टीएमसी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, गो बैक के नारे लगाए। इसके थोड़ी ही देर के बाद बवाल और आगे बढ़ा। टीएमसी और हुमायूं कबीर के समर्थक आपस में भिड़ गए, जमकर पथराव होने लगा। टीएमसी कार्यकर्ता की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके की धक्का मुक्की गुत्थम गुत्थी हुई है। हुमायूं कबीर इस बार 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं, एक रेजीनगर और एक नवदा। नवदा से आज एक हिंसा की खबर आई। दरअसल हुआ कुछ यूं कि नवदा में अपने पोलिंग स्टेशन में वो यूं ही निकले थे देखने के लिए कि कैसी वोटिंग हो रही है। तो इस इलाके में आने के बाद उनका थोड़ा विरोध हुआ, जिसके बाद विरोध जब ज्यादा बढ़ा तो फिर वो धरने पर बैठ गए। फरमान जरा दिखाएंगे आपको, यहीं पर धरने पर बैठ गए और फिर उसके बाद विरोध और बढ़ता गया और हालात इतने बिगड़े कि पुलिस सुरक्षा के बीच उनको यहां से हटाया गया। इस बीच जब उनको ले जाया जा रहा था तो कुछ भीड़ ने उनकी गाड़ी पर पथराव भी किया और इस दौरान जो है पुलिस को हालात को संभालने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। कुछ लोग डिटेन किए गए और उसके बाद हुमायूं कबीर को यहां से हटा लिया गया। लेकिन इन सारी चीज में एक गाड़ी को नुकसान हुआ और उसके बाद आप यहां देख रहे हैं भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी में अब एक तरीके का फ्लैग मार्च आप कह सकते हैं। एसपी मुर्शिदाबाद जो है मौके पर मौजूद है, एडिशनल एसपी मौके पर मौजूद है और इलाके में एक ये संदेश दिया जा रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से कि सब अमनो अमान है और अमनो अमान के साथ पोलिंग का काम चल रहा है। आगे ही वहां पर वो पेड़ है जिसके नीचे हुमायूं कबीर जो है वो खुद धरने पर बैठ गए थे और लोकल लोग उनके खिलाफ थे, लोकल लोग उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और ये नारेबाजी और टकराव इतना बढ़ा कि उनकी काफिले की एक गाड़ी पर पथराव हुआ और हालात संभालने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसके बाद अब जो है मौके पर जो है हम देख रहे हैं कि भारी सुरक्षा बल इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं और एसपी मुर्शिदाबाद जो है वो लीड कर रहे हैं इस यूनिट को और आगे आगे वो चल रहे हैं और ये पूरी यूनिट इस इलाके में अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर जा रही है ताकि जो लोग वोट करने के लिए आ रहे हैं उन तक ये पैगाम पहुंचे, उन तक ये बात पहुंचे कि पोलिंग हो रही है, पोलिंग कहीं नहीं रुकी है। अब देखिए मुर्शिदाबाद में एक एक वोट की लड़ाई है और बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर मुसलमान क्या वोट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, टीएमसी इस बात को लेकर बेचैन है। हुमायूं कबीर क्योंकि आरोप लगा रहे हैं कि टीएमसी के लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया और उनकी गाड़ी को तोड़ दिया। वो अचानक हमला किया, अचानक मैं जो रोड में खड़ा था 2 घंटा खड़ा था, वो को मैं निकल के आ रहा, उसी टाइम अचानक मेरा ऊपर हमला किया तो मेरा को जो आदमी इकट्ठा हुआ उसी टाइम वो भी एक्शन लेने के लिए तैयार हुआ तो पुलिस वाला मेरा लोगों को ऊपर लाठी चलाया। तो ये मजीद खान को सस्पेंड करना चाहिए। मजीद खान एडिशनल एसपी वही असली क्रिमिनल है, वो टीएमसी का दलाल है, इनको खिलाफ इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करना चाहिए। अब देखिए मुर्शिदाबाद में क्या क्या अक्षित जी बाबरी के नाम पर मुस्लिम वोट बटा है, जिस तरीके का तनाव देखने को मिला उसका रिफ्लेक्शन क्या होने जा रहा है वोटिंग ट्रेंड पर? जैसा कि अमिताभ जी ने कहा था थोड़ी देर पहले कि टीएमसी ही एक ऑल्टरनेटिव है वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। कांग्रेस और क्या बोलते हैं लेफ्ट फ्रंट का थोड़ा बहुत होल्ड होगा बट बहुत ज्यादा ये अंतर नहीं पड़ने वाला। मुस्लिम को ही पता है कि अगर हमारा वोट यहाँ पर हम लोग किसी और के पास जाएंगे, कांग्रेस के पास, हुमायूं कबीर के पास, एमआईएम के पास जाएंगे तो इससे इनडायरेक्टली फायदा बीजेपी को ही होगा, उन्हीं के जीतने के चांस बढ़ जाएंगे उनके एरिया में भी। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो मुस्लिम का वोट है इक्का दुक्का सीट को छोड़ के बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक कंसोलिडेशन दिख रहा है मेरे को टीएमसी के लिए कि जहां एक उसका एक असर हो रहा है कि जहां पर हिंदू ज्यादा है वहां पर हमको एक काउंटर पोलराइजेशन दिख रहा है। अमिताभ जी बस एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे ये है कि देखिए तृणमूल द्वारा जीती गई 3 सीटें ऐसी है, दांतन, तुमलोक और जलपाईगुड़ी, जहां पर जीत का अंतर केवल 1000 तक का था, 1000 से भी कम का था। इसके अलावा अगर कुछ और सीटों की मैं बात करूं जहां पर 9 सीटें ऐसी है तृणमूल 1 से 5000 तक के अंतर से चुनाव जीती थी। यहां पे तो कुछ भी हो सकता है। अगर बीजेपी इस 1000 के गैप को पार कर सकी या यहां पर बेहतर परफॉर्म कर सकी तो ये सीटें ऐसी है जो बीजेपी झटक सकती है टीएमसी से। देखिए मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, पूरे राज्य में पिछली बार टीएमसी
37 सीटों पर जीती थी, जहां पर जीत का मार्जिन 10,000 से कम था। और वहां पर इस बार उन वैसी सीटों में से 25 सीटों में SIR डिलीशन ही विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा है। यानी 25 सीटें ऐसी हैं टीएमसी की जो क्लोज कॉन्टेस्ट में टीएमसी जीती थी, वहां पर वो सीटें वल्नरेबल हो जाती हैं टीएमसी के लिए, क्योंकि SIR डिलीशंस में नाम उससे ज्यादा कट गए हैं। तो 2-3 नहीं, लगभग 25 सीटें पूरे राज्य में है।